नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश चौधरी आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगला हमारा जो टॉपिक है, हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग, यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में। इसकी बेसिक जानकारी हम लें तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 15 में। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के अंतर्गत इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। क्या है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या बताया गया है, हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में क्या है? अनुच्छेद 324 में ये बात बताई गई है कि भारत में संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव के लिए केंद्र स्तर पर एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव कैसे होंगे? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। यह केंद्रीय निर्वाचन आयोग किन किन का चुनाव करवाता है? ये करवाएगा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव ये करवाता है। ये निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करवाता है। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करवाता है। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करवाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? एक बात ध्यान रखनी है आपको कि ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग स्थानीय सरकार यानी कि पंचायती राज और नगर निगमों का चुनाव नहीं करवाता। इसके लिए भारतीय संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है, की व्यवस्था की है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है। यह निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करवाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 325 क्या कहता है? अनुच्छेद 325 ये कहता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेद किए बिना निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली तैयार करेगा। अनुच्छेद 325
अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग जाति, धर्म, वंश, लिंग व जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना, आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना, आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना निर्वाचन नामावली तैयार करेगा। निर्वाचन नामावली तैयार करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अनुच्छेद 325 क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? जाति, धर्म, वंश, लिंग व जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करते हुए निर्वाचन नामावली तैयार करेगा। ये बात यहाँ तक समझ में आई। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 में क्या बात बताई गई है? अनुच्छेद 326 में ये बात बताई गई है कि 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री व पुरुष मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। कितने वर्ष के? 18। अनुच्छेद 326 में बताया गया है 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री व पुरुष, 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री व पुरुष मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। कितनी आयु होनी चाहिए? 18। पहले 18 की जगह 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 1989 से मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये 1988। कब हुआ था? 1988। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 1989 में, कब? 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी? 18 वर्ष कर दी। कितने से घटाकर? 21 से घटाकर कितने कर दी? 18 वर्ष। तो 326 में ये बात लिखी हुई है, अनुच्छेद 326 में, कि 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। पहले ये आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था 1988 में, और इसी के तहत 1989 से ये मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? 18 वर्ष। कितने वर्ष कर दिए? 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 327 क्या कहता है? अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 327 ये बात कहता है कि संसद व राज्य विधानमंडलों का चुनाव, इसके लिए कानून केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 327 ये बोलता है कि संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित कानून, चुनाव से संबंधित कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। यानी कि संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल, इनसे, इनके चुनाव से जुड़े जो भी कानून हैं वो कौन बनाएगी? वो बनाएगी केंद्र सरकार। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। अनुच्छेद 328 क्या कहता है? अनुच्छेद
328। अनुच्छेद 328 कहता है कि स्थानीय चुनाव यानी कि पंचायती राज के चुनाव, स्थानीय चुनावों से संबंधित कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? संसद व राज्य विधान मंडलों के चुनाव से संबंधित कानून केंद्र सरकार बनाएगी, जबकि स्थानीय चुनाव से संबंधित कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। और 329 जो इसका अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 329 क्या कहता है? ये अनुच्छेद 329 ये बात कहता है कि सांसद व विधायकों के चुनाव को, सांसद व विधायकों के चुनाव को संबंधित हाई कोर्ट में, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सांसद व विधायकों के चुनाव को, सांसद व विधायकों के चुनाव को संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यहाँ तक ये बात समझ में आई? अनुच्छेद 327, 28, 29। 327 क्या कहता है? संसद व राज्य विधान मंडल के जो कानून है चुनाव से संबंधित उन्हें कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। 328 कहता है स्थानीय जो चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, इनके चुनाव से संबंधित कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। साथ ही अनुच्छेद 329 कहता है यदि किसी सांसद व विधायक के चुनाव में कोई विवाद पैदा हो जाए तो उस विवाद की सुनवाई कौन करेगी? उस संबंधित राज्य की हाई कोर्ट करेगी। यानी कि विधायक व सांसद के चुनाव में, इन चुनाव को संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, यदि राजस्थान के किसी सांसद के चुनाव में कोई विवाद है, यदि राजस्थान के किसी सांसद के चुनाव को चुनौती दी जानी है तो कहाँ दी जाएगी? राजस्थान के हाई कोर्ट में। लेकिन यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, उन्हें कोई चुनौती दी जानी है, तो वो केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी केवल सुप्रीम कोर्ट में ही वो चुनौती दी जाएगी। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। केवल सांसद व विधायकों के चुनाव से संबंधित जो विवाद हैं, इन्हें ही संबंधित राज्य के हाईकोर्ट में निपटाया जाएगा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में कोई विवाद पैदा होता है तो उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जाएगी। यहाँ तक ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय आयोग है। कैसा आयोग है? अखिल भारतीय। अब अखिल भारतीय आयोग क्यों है? अखिल भारतीय आयोग इसलिए है क्योंकि यह केंद्र व राज्य दोनों के चुनाव संपन्न करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। कैसी है? अखिल भारतीय संस्था है। कैसी संस्था है? अखिल भारतीय संस्था। केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक बहुनिकाय संस्था भी है। कैसी है? एक बहुनिकाय संस्था भी, अर्थात यह बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इनकी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। इनकी नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। इस निर्वाचन आयोग की सलाह से निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है, नियुक्ति भी कर सकता है। यहां तक बात समझ में आई? निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था क्यों है? क्योंकि यह केंद्र व राज्य दोनों के चुनाव करवाती है। यह केंद्र प्लस राज्य दोनों के चुनाव करवाती है, इसलिए अखिल भारतीय संस्था है। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 सदस्य हैं वर्तमान में, एक इसका अध्यक्ष, 2 इसके अन्य सदस्य, एक मुख्य निर्वाचन आयोग, 2 अन्य आयुक्त हो गए। ठीक है साहब। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त के वेतन व भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों के वेतन व भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों के वेतन व भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय संस्था क्यों है? क्योंकि केंद्र राज्य दोनों के चुनाव करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, 3 सदस्य होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है और निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों के वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है, तब इसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। यानी कि जब ये एक बहुसदस्यीय निकाय होता है, तब इसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो वो ये है कि यदि निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में कोई विवाद पैदा हो जाए किसी बात को लेकर, तो निर्णय कैसे होगा? तो अब निर्णय होगा बहुमत के आधार पर। कैसे निर्णय होगा? बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त मध्य क्या हो जाए? विवाद पैदा हो जाए, विवाद पैदा हो जाए तो निर्णय बहुमत के माध्यम से किया जाएगा। तो निर्णय बहुमत के माध्यम से किया जाएगा। तो निर्णय बहुमत के माध्यम से किया जाएगा। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य कोई विवाद पैदा हो जाए तो निर्णय कैसे किया जाएगा? तो यह निर्णय अब किया जाएगा बहुमत के माध्यम से। कैसे किया जाएगा? बहुमत के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो।
कार्यकाल। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष से जो भी पहले हो, यानी कि या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण हो जाए या उस 6 वर्ष से पूर्ण ही उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए। इनमें से जो भी पहले होगा उस अवधि तक वह अपने पद पर बना रहेगा, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इन्हें हटाया कैसे जा सकता है? देखिए, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसे उसी प्रकार उसके पद से हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा सकते हैं। लेकिन जब बात अन्य निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की होती है तो इन्हें मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह व सिफारिश के आधार पर ही हटाया जाएगा। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही अपने पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही अपने पद से हटाया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों को अन्य निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से ही हटाया जाएगा। को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से ही हटाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से ही हटाया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। पुनः देखते हैं कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाए या 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए। इस अवधि तक निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं अपने पद पर बने रहते हैं। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से उसी प्रोसेस या उसी प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि असक्षमता और दुराचार व असक्षमता के आधार पर ही। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त व जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उन्हें केवल मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह से ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं कि ये कब कब तो बहुल निर्वाचन आयोग बना और कब कब एकल निर्वाचन आयोग रहा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, कब से लेकर 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989 तक यह निर्वाचन आयोग कैसा था? एक सदस्यीय था। कैसा था? एक सदस्यीय था। यानी कि 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य था। और वो कौन था एक सदस्य? वो था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एक सदस्य कब से कब तक था? ये एक सदस्य था
1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग क्या बना दिया गया? बहुसदस्यीय बना दिया गया। निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। यानी कि अब इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। कब से है ये? 16 अक्टूबर 1989 से। यहाँ तक बात समझ में आई? शुरू में 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल एक ही सदस्य था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 16 अक्टूबर से 3 सदस्य कर दिए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा 1990 में वापस पुनः ये एक सदस्य निर्वाचन आयोग बना दिया गया। 1990 में इसे पुनः एक सदस्य निर्वाचन आयोग बना दिया। कब बनाया था एक सदस्य वापस? 1990 में। देखिए याद रखना है, 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्य निकाय था, केवल एक ही था इसमें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन 16 अक्टूबर को इसे बहुसदस्यीय बना दिया। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो था ही, उसके साथ 2 प्रादेशिक आयुक्त भी बना दिए। 1989 में इसे पुनः एक सदस्य निर्वाचन आयोग के रूप में इसका गठन कर दिया। लेकिन 1993 में इसे वापस से वही बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। 1993 से इसे पुनः बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। और वर्तमान में भी यही व्यवस्था चली आ रही है। और वर्तमान में भी यही व्यवस्था चली आ रही है। और वर्तमान में भी यही व्यवस्था चली आ रही है। यहाँ तक बात समझ में आई? 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। बहुसदस्य कितने सदस्य कर दिए गए? 3 सदस्य कर दिए गए। कौन कौन थे? एक तो था मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 थे अन्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन कुछ दिन बाद ही 1990 में इसे वापस पुनः एक सदस्य निर्वाचन आयोग बना दिया। यानी कि इसके 2 जो सदस्य थे उनको हटा दिया गया। अब वापस केवल एक सदस्य था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन 1993 से इसे फिर बहुसदस्य निकाय बना दिया। यानी कि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जबकि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। और वर्तमान में भी यही व्यवस्था कायम है। यानी कि अब भी इसमें 3 सदस्य ही हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। यानी कि वर्तमान में कैसा निकाय है केंद्रीय निर्वाचन आयोग? एक बहुसदस्यीय निकाय है। एक बार पुनः थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 से 329 तक। किस भाग में है? भाग 15 में है। भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग किन किन का चुनाव आयोजित करवाता है? ये करवाता है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का ये आयोजन करवाता है। स्थानीय सरकार इनकी पंचायती राज के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत की गई है। ये बात अनुच्छेद 324 में लिखी हुई है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा। यहाँ तक बात समझ में आई?
आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम कि इन निर्वाचन आयोग के अधिकार व शक्तियां क्या हैं। क्या है निर्वाचन आयोग के अधिकार व शक्तियां, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। पहला कार्य क्या, सबसे पहला कार्य समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना। इसका पहला कार्य है समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना। निर्वाचन आयोग समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करता है, समय समय पर वापस पुनः मतदान पहचान पत्र ये बनाता है। तो इसका पहला काम है समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना। दूसरा इसका जो कार्य है प्रमुख रूप से वो है चुनावों के लिए समय निर्धारित करना। चुनावों के लिए समय निर्धारित करना, किस तारीख को चुनाव करवाने हैं इसका निर्धारण भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और तीसरा इसका जो प्रमुख कार्य है वो ये है किसी मतदान केंद्र में हिंसा होने पर वहाँ का चुनाव रद्द करवाना। अर्थात यदि किसी मतदान केंद्र में हिंसा हो जाए, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, तो उस निर्वाचन क्षेत्र का या उस मतदान केंद्र का चुनाव निर्वाचन आयोग रद्द करवा सकता है। वहाँ पर नई तिथि निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जा सकती है। यहाँ तक ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला है राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, किसके द्वारा मान्यता दी जाती है राजनीतिक दलों को? निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। और विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव में किए गए प्रदर्शन के आधार पर, विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव में किए गए प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर का दर्जा भी प्रदान किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर, विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर के दलों की मान्यता देना। यानी कि यदि किसी चुनाव में कोई राजनीतिक दल निश्चित मानक पूरे कर लेता है जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए हैं, तो उन्हें निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय स्तर के दल या राज्य स्तर के दल घोषित कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। यदि राजनीतिक दलों में मान्यता को लेकर या चुनाव चिन्हों को लेकर कोई विवाद पैदा हो जाए,
तो वहाँ निर्वाचन आयोग न्यायालय की भांति काम करता है। इससे पहले एक पॉइंट और लिखें, राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित किए जाते हैं। अगली विशेषता है, अगले इसका कार्य है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह कौन देता है? निर्वाचन आयोग। एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, यदि राजनीतिक दलों के मध्य मान्यता और चुनाव चिन्हों को लेकर कोई विवाद पैदा हो जाए तो ये निर्वाचन आयोग न्यायालय की भांति काम करता है। कैसे काम करता है निर्वाचन आयोग? न्यायालय की भांति काम करता है। इसको भी देखते हैं। यदि राजनीतिक दलों के मध्य यदि राजनीतिक दलों के मध्य मान्यता को लेकर या चुनाव चिन्ह को लेकर या चुनाव चिन्ह को लेकर या चुनाव चिन्हों को लेकर कोई विवाद पैदा हो जाए, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो निर्वाचन आयोग न्यायालय की तरह काम करता है। तो निर्वाचन आयोग न्यायालय की भूमिका निभाता है। निर्वाचन आयोग न्यायालय की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है निर्वाचन आयोग? न्यायालय की भूमिका। यदि राजनीतिक दलों के मध्य मान्यता को लेकर, किसको लेकर? मान्यता को लेकर या चुनाव चिन्हों को लेकर कोई विवाद पैदा हो जाए तो निर्वाचन आयोग एक न्यायालय की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? एक न्यायालय की भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को परामर्श देता है। किसको परामर्श देता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अगला है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को परामर्श देता है। किसको परामर्श देता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यहां तक बात समझ में आई? यदि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाना है तो अयोग्य घोषित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। यदि संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाना है तो अयोग्य घोषित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन किसकी सलाह से? निर्वाचन आयोग की सलाह से। निर्वाचन आयोग की सलाह अंतिम व मान्य होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? अर्थात निर्वाचन आयोग किसी सदस्य की, संसद के किसी सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? परामर्श दे सकता है। क्या दे सकता है? परामर्श। और निर्वाचन आयोग की सलाह क्या होगी? अंतिम होगी व मान्य होगी। क्या होगी? अंतिम होगी और मान्य होगी। यहाँ तक बात समझ में आई आपके? आगे चलते हैं। यही बात राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर लागू होती है। यदि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाना है, यदि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाना है तो अब निर्वाचन आयोग राज्यपाल को परामर्श देगा। किसको देगा? राज्यपाल को परामर्श। यदि निर्वाचन आयोग राज्य विधानमंडल के राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में
राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देगा। किसको देगा? राज्यपाल को परामर्श देगा। बात समझ में आई? यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाना है, अयोग्य ठहराना है, तो निर्वाचन आयोग राज्यपाल को परामर्श देगा, सलाह देगा, और निर्वाचन आयोग की सलाह व परामर्श अंतिम व मान्य मानी जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये निर्वाचन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देता है। मान्यता व चुनाव चिन्ह के संबंध में यदि कोई विवाद पैदा हो जाए तो निर्वाचन आयोग किसकी भांति काम करता है? न्यायालय की भांति काम करता है। यदि किसी क्षेत्र में, यदि किसी मतदान केंद्र में कोई हिंसा हो जाए तो उस चुनाव को ये रद्द कर सकता है, उसकी जगह दूसरे चुनाव की तारीख दे सकता है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में चुनावों के लिए समय सारणी तैयार करना भी निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा समय समय पर निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली भी तैयार करता है। और यदि संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में कोई विवाद पैदा हो जाए तो ये राष्ट्रपति को परामर्श देगा। और यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में कोई बात सामने आती है तो ये राज्यपाल को परामर्श देगा और इसका परामर्श अंतिम व मान्य समझा जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात निर्वाचन आयोग की ध्यान रखने योग्य है वो कुछ एक 4-5 बातें हैं। कौन कौन सी हैं? पहली, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में। कौन से भाग में है? भाग 15। दूसरी, कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329। आज़ादी के बाद जिस दिन संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950, यानी कि 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। कैसा था? एक सदस्य। लेकिन 16 अक्टूबर को ही निर्वाचन आयोग को कितने सदस्य बना दिया गया? 3 सदस्य। अब 3 सदस्य क्यों बनाया था? मैंने आपको बताया है कि 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 1989 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। कितने वर्ष कर दी? 21 से घटाकर 18। जैसे ही आयु घटाई, अचानक से देश में करोड़ों नए मतदाता तैयार हो गए। तो इस कार्यभार की अधिकता को देखते हुए इसे एक सदस्य से 3 सदस्यीय निकाय बना दिया 16 अक्टूबर 1989 को। लेकिन 1990 में जैसे ही पहुँचे इसे वापस एक सदस्य बना दिया गया। फिर 1993 से इसे पुनः 3 सदस्य कर दिया गया और वर्तमान में भी इसमें 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 3। कौन कौन है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। यहाँ तक बात समझ में आई? अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव किन किन के करवाता है? ये करवाता है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यानी कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम से इसका कोई संबंध नहीं होता। उसके लिए भारतीय संविधान से अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आगे हम पढ़ेंगे उसको अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अब इसका कार्यकाल कितना है? इसका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। या तो इसे 6 वर्ष हो जाए काम करते करते, या उस 6 वर्ष से पहले इसकी आयु 65 वर्ष हो जाए, तब तक यह अपने पद पर बना रह सकता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार, उसी तरीके से हटाया जा सकता है अपने पद से जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है। बाकी अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त जो होते हैं उन्हें केवल मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह से ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। इनके वेतन व भत्ते निर्धारित कौन करता है? इनके वेतन व भत्ते निर्धारित करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से ही
प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। ये हमने संक्षिप्त चर्चा की केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में, इसका गठन कैसे हुआ, संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है, कौन से अनुच्छेदों में इसका वर्णन है, एक सदस्य या बहुसदस्य है, इसके कौन कौन से कार्य हैं, इन सब की हमने विस्तार से चर्चा की। नमस्कार।